वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MCM 101 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ से MCQs भी आते हैं और क्वेश्चन एंड आंसर भी आते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले है प्रेस। जो प्रिंटिंग साइड होती है एक न्यूज़पेपर की या फिर पीरियडिकल इनसाइड द ऑफिस, उससे मुराद प्रेस है। प्रिंटिंग प्रेस के सेंस के अंदर अगर हम देखते हैं और तमाम जितने भी मैटर्स होते हैं प्रिंटिंग प्रेस के हवाले से, उनको जो है वो उनसे मुराद जो है वो प्रेस मैटर्स जो है वो ली जाती है। स्टिल्स फ़ोटोग्राफ जो कि हम नॉर्मली तौर पे फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं कैमरा से, नॉर्मली आजकल तो हम फ़ोन के ज़रिए लेते हैं, स्मार्टफोन्स के ज़रिए। ये अपेयर्ड हुई फ्रीक्वेंटली तौर पे प्रिंट मीडिया के अंदर। अगर हम थर्ड क्वार्टर देखते हैं 19वीं सेंचुरी का, जो तीसरा उसका क्वार्टर था, और न्यूज़ पर्सन्स ने शो किया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है एंथुजिज़म एक्सप्लॉइट करने में, जो विजुअल स्ट्रेंथ थी इमेजेस की जिनको कैमरा के ज़रिए लिया गया, और क्वालिटी जो है इमेजेस की इम्प्रूव भी हुई लास्ट क्वार्टर के अंदर जब हाफ टन टेक्निक को डिस्कवर किया गया। तो जब ये टेक्निक डिस्कवर हुई तो क्वालिटी के अंदर काफ़ी इम्प्रूव देखा गया इमेजेस का। और मोशन पिक्चर्स जो है, अब जो स्टिल फोटोग्राफ है वो तो जो ऐसी हैं जो ज़ाहिर बात है रुकी हुई होती हैं, जबकि मोशन पिक्चर्स जो होती हैं इनमें क्या है, इसका मतलब है कि मूवी मेकिंग को लेना एज एन आर्ट, और एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर इसकी प्रोडक्शन टेक्निक का होना, उसके क्रिएटिव आर्टिस्ट का होना, डिस्ट्रीब्यूशन होना और एग्जीबिशन होना प्रोडक्ट्स की। 1889 के अंदर थॉमस एडिसन और इनके स्टाफ ने डेवलप किया काइनेटोग्राफ को, एक कैमरा यूज़ करते हुए रोल्स जो है कॉटेड सेलुलाइड फिल्म की, और काइनेटोस्कोप एक डिवाइस जो है पीप शो के लिए जो कि व्यू कर रही है, यूज़ करते हुए फ़ोटोग्राफ जो कि फ्लिप होती है सीक्वेंस के अंदर, मार्केट किया गया 1893 में। काइनेटोस्कोप ने पॉपुलैरिटी हासिल की पेनी आर्केड्स के अंदर, और एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो उस तरीके में बदल गया जिसके अंदर इमेजेस जो है वो उनको दिखाया जाए एक से ज़्यादा पर्सन को एक ही वक्त के अंदर। फ़िल्म जो आई सब कॉन्टिनेंट के अंदर, इनके बर्रे सगीर के अंदर, अगर इसकी हम थोड़ी हिस्ट्री देखें तो राजा हरीश चंद्रा जो है वो पहली साइलेंट फीचर फिल्म थी जो कि बनाई गई सब कॉन्टिनेंट के अंदर 1913 के अंदर, और इसको बनाया दादा साहिब फाल्के ने। और 1930s तक इंडस्ट्री जो है वो प्रोड्यूस कर रही थी तकरीबन 200 फिल्म्स जो है पर एनम। और फर्स्ट इंडियन साउंड फिल्म जो थी जिसके अंदर आवाज़ थी आर्देशर ईरानी आलम एरा 1931, वो एक सुपर हिट थी और क्लियरली एक ह्यूज मार्केट थी टॉकीज़ के लिए और म्यूज़िकल्स। और तो बॉलीवुड और जितनी भी रीजनल फिल्म इंडस्ट्री थी क्विकली जो है वो स्विच हुई साउंड फिल्मिंग की तरफ, यानी कि जिसके अंदर आवाज़ें भी डाली गई, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पुरानी फिल्में देखते हैं तो उसके अंदर आपको कोई ज़ाहिर बात है आवाज़ दिखाई नहीं देती। मतलब उसमें ये नहीं होता कि बोल रहे हों, जितने भी उसके कास्ट होती है वो बोल रही नहीं होती है। डायरेक्टर दादा साहिब फाल्के ने बनाया एक स्टूडियो जो है ददार मेन रोड के ऊपर, और लिखा सिनेरियो, इरेक्ट किया सेट को और स्टार्ट की शूटिंग जो है पहले वेंचर के लिए राजा हरिचंद्रा जो है 1912 के अंदर। और जो फर्स्ट फुल लेंथ स्टोरी फिल्म है फाल्के की, वो कंप्लीट हुई 1912 के अंदर, रिलीज़ किया गया उसको कोरोनेशन सिनेमा के ऊपर अप्रैल 21, 1930 में, स्पेशल इनवाइटीज़ के लिए और जो मेंबर थे प्रेस के। और फिल्म जो है वो वाइडली तौर पे क्लेम किया गया उसको बाय वन एंड ऑल, और प्रूव किया गया उसको एज अ ग्रेट सक्सेस। महबूब खान का 40s to 50s एरा अगर हम देखते हैं, महबूब ने रीमेड किया फिल्म औरत जो है 1940 की कलर के अंदर, और साथ में उसमें ड्रास्टिकली डिफरेंट इमेजरी की एज अ मदर इंडिया 1957, जिसको देखा गया एज अ मैसिव सक्सेस के तौर पे, और बाद में उसने एक्वायर्ड किया एक एपिक स्टेटस भी। और जो स्टोरी है वो घूमती है राधा के आसपास, जिसको प्ले किया नरगिस ने, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जो करेक्टर है इंडियन सिनेमा के अंदर। और उसके हस्बैंड ने जो है वो लॉस्ट किए दोनों जो आर्म्स हैं अपने बाजू एक्सीडेंट की अंदर। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन जो है यूज़ किया जाता है एज अ प्रोपेगेंडा।
काउंटलेस प्राइवेट ग्रुप्स जो है वो फॉर्म करते हैं, जो है अर्ली एंटी स्लेवरी सोसाइटीज़ से मॉडर्न पॉलिटिकल एक्शन कमिटीज़ तक, वो जो है टर्न हुए प्रोपेगेंडा टेक्निक की तरफ के वो पुश करें अपने एजेंडाज़ को। सो एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन फील्ड जो है वो आई अर्ली 20वीं सेंचुरी के दरमियान, और उसने जो है वो बनाया कमर्शियल एजेंडा को एक परमानेंट फीचर के तौर पे कल्चरल लैंडस्केप का। सो नाउ व्हाट इज़ रेडियो। अब रेडियो क्या है, हम सभी रेडियो सुनते हैं या सुना होगा आप में से कई लोगों ने भी। सो रेडियो जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि अलाउ करती है ट्रांसमिशन जो है सिग्नल की ट्रांसमिशन होती है मॉड्यूलेशन के ज़रिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसीज़ के साथ ब्लो डोज ऑफ लाइट, जो कि उससे कम होती है, नीचे होती है इससे, जो लाइट की होती है। एडवर्टाइजिंग हेल्प। सो जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसने सेंस किया है जो इम्पोर्टेंस है रेडियो की एज वन ऑफ स्ट्रॉन्ग मीडियम, एक स्ट्रॉन्ग मीडियम के तौर पे कि पहुंचा जाए हाई नंबर ऑफ कंज्यूमर तक उनकी प्रोडक्ट के और सर्विस के। सो डेकेड के अंदर रेडियो ब्रॉडकास्ट की एक एडवर्टाइजिंग सेक्टर जो है अच्छा खासा ऑर्गेनाइज जो है दैन वर्ल्ड वुड नो। सो अगर हम टीवी की बात करते हैं, सो टीवी जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है बहुत से सोशल चेंजेस लाने में, कल्चरल चेंजेस और इकोनॉमिक चेंजेस लाने में भी। लोगों को डिफरेंट सोसाइटीज़ के बारे में टीवी से पता चलता है। और इंटरनेट से पहले अगर हम देखते हैं तो टीवी मेन सोर्स था डिफरेंट सोसाइटीज़ से इंटरेक्ट करने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए और कल्चर के बारे में जानने के लिए, डिफरेंट सोसाइटीज़ के, और इकोनॉमिक चेंजेस भी लेकर आता है। इससे डिफरेंट इकोनॉमीज़ के बारे में भी लोगों को पता चलता है, और ये सब भी बहुत तेज़ी से हुआ है और इसको एक मेजर सोर्स के तौर पे देखा जाता है, कंसिडर किया जाता है हेल्प करने में ग्लोबलाइजेशन के लिए ह्यूमन थिंकिंग की। सो टीवी ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और टेलीविज़न प्रोग्राम्स कुछ ऐसे होते हैं, या तो वो लाइव आते हैं, आप देखते हैं कई सारे प्रोग्राम लाइव भी चल रहे होते हैं, स्पेशली जो शोज़ वगैरह होते हैं। इसके अलावा रिकॉर्डिंग भी चलती है, और जो प्रिंसिपल मीन्स होता है रिकॉर्डिंग टेलीविज़न प्रोग्राम का वो यही होता है कि फ्यूचर यूज़ किया जाए वीडियो टेप रिकॉर्डिंग। और वीडियो टेप रिकॉर्डिंग जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर हम कहेंगे कि होगी जो कन्वेंशनल टेप रिकॉर्डिंग है, उसी तरह साउंड भी इसके अंदर रिकॉर्ड होती है वीडियो सिग्नल के साथ, सेम टेप के ऊपर, एक ही टेप के ऊपर रिकॉर्ड की जा रही होती है। नाउ द एंथुजियाज्म। सो मूविंग इमेजेस देखना आपकी ड्राइंग रूम के ऊपर एक रियल ट्रीट थी, और टीवी सेट जो है फ्रीक्वेंटली तौर पे अवेलेबल नहीं थे। ऐसा भी वक्त था मार्केट के अंदर, और जो अवेलेबल थे वो बहुत ज़्यादा महंगे थे, ऐसा दौर भी था। और सिर्फ ज़ाहिर बात है बहुत ही ज़्यादा जो रिच लोग थे, जो एलीट क्लास थी, वही उनको अफोर्ड कर सकती थी। एक स्टेटस सिंबल भी होता था ये किसी दौर में। और अब ऐसे सिचुएशन में ये भी होता था कि रिलेटिव्स और नाइबर जो है वो मिल के ज़ाहिरी बातें देखा करते थे। एक ऐसा भी दौर गुजरा है जब टीवी बहुत ज़्यादा महंगा होता था कि एक ही मोहल्ले में एक ही टीवी होता था, तो मिल के सारे रिलेटिव्स या नाइबर जो है मिल के जो है वो कोई भी प्रोग्राम या कोई वो टेप के ऊपर अगर वीसीआर वगैरह होता था उस दौर में, तो उस पर जो है वो कोई भी चीज़ देखने के लिए वो मिल के देखते थे नाइबर्स या फिर रिलेटिव्स वगैरह। सो पीटीवी एंड अनफॉरगेटेबल वॉर ऑफ सितंबर 1965। अगर हम बात करें 1965 की वॉर की और पीटीवी को अगर हम देखते हैं, सो सितंबर 1965 की जो वॉर हुई इंडिया के साथ, वो एक बहुत बड़ा टेस्टिंग टाइम भी था पूरी की पूरी नेशन के लिए, ज़ाहिर बात है। और जब कोई बाहर से कोई अटैक करता है किसी भी कंट्री पे, तो ज़ाहिर बात है कंट्री का डिफेंस ही उस वक्त ज़ाहिर बात है सबसे अहम चीज़ होती है। अपने अंदर के जो इख्तलाफात होते हैं ज़ाहिर बात है ऐसी सिचुएशन के अंदर वो मायने नहीं रखते। और इसी वजह से जो पीटीवी लाहौर स्टेशन था उसने हीरोइक काम किया, और स्टिल उसको जो है ज़ाहिर बात है क्रेडिट जाता है। इसकी जो ओबी टीम थी वो बॉर्डर पे गई और उन्होंने कुछ इनक्रेडिबल किस्म की इमेजेस भी ली बैटल फील्ड की। तो एक बहुत बड़ा जो है पीटीवी ने जो है वो काम किया इस वॉर के दरमियान। नाउ दी गेटिंग अटेंशन। सो
फॉलो करना आइडा अप्रोच जब लिखा जा रहा है आपका एप्लीकेशन लेटर, इसके अंदर अटेंशन शामिल है, इंटरेस्ट है, डिज़ायर है और एक्शन आ जाता है। सो 4 चीज़ें होती हैं। सो जैसे कि आपका रेज्यूमे है, आपका एप्लीकेशन लेटर भी फॉर्म है और एडवर्टाइजिंग की आप ऑर्गेनाइज़ करते हैं इसको एज यू वुड यूज़, जैसे कि आप सेल्स लेटर को यूज़ करते हैं उसी तरीके से। सो यूज़ करें आइडा अप्रोच को, फोकस करें आप अपनी ऑडियंस के ऊपर, अपने रीडर के बेनिफिट्स के ऊपर एम्फेसाइज करें, मेक श्योर करें आपका स्टाइल जो है वो दिखाता है कॉन्फिडेंस, और सेल करने के लिए पोटेंशियल एम्प्लॉय को आप मेरिट के ऊपर फोकस करें और आपको बिलीव रखना होगा उनके अंदर। नाउ दी बटना BATNA, अब ये जो है इसकी फुल फॉर्म है बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट कहलाया जाता है। अगर कोई शख्स जो है, इफ़ द पर्सन यू आर, आप जो है नेगोशिएट कर रहे हैं, वो आपका मैनेजर है या सुपरवाइज़र है, सो आपके पास जो है वो वटना है। और वटना की हम बात करते हैं WATNA की, ये है वर्स्ट अल्टरनेटिव टू नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। सो अगर दूसरा शख्स जो है उसके पास लेजिटिमेट पावर है, और अगर या फिर आप जो है वो चाहते हैं रिलेशनशिप के कंटिन्यू किया जाए, सो आपके पास जो है वो आपको सेटल करना होगा लेस देन जो आपकी प्रेफर्ड आउटकम है उसके मुकाबले में। सो पब्लिक रिलेशन की बात करें, सो ये आर्ट है मैनेज करने के लिए कम्युनिकेशन जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान और उसकी जो की पब्लिक है, ताकि बिल्ड किया जाए, मैनेज किया जाए, सस्टेन किया जाए एक पॉजिटिव इमेज को। नाउ दी 2 वे कम्युनिकेशन, अगर हम बात करते हैं ऐसी कम्युनिकेशन की जो 2 वे होती है, 1 वे होती है और एक 2 वे होती है। सो पब्लिक रिलेशंस के अंदर 2 वे कम्युनिकेशन होती है एक ऑर्गेनाइजेशन और उसकी पब्लिक के दरमियान। ये रिक्वायर करती है लिसनिंग, जो है सुनना कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करती है। इसी के साथ साथ एनालाइज करना, अंडरस्टैंड करना, एटीट्यूड भी और बिहेवियर भी उन ऑडियंस के। सो प्रेस रिलीज़ की हम बात करते हैं। सो जो टिपिकल प्रेस रिलीज़ है अनाउंस करती है कि स्टेटमेंट जो है वो है फॉर इमीडिएट रिलीज अक्रॉस द टॉप बी एम्बार्गोड एंड लिस्टिंग द इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन मीडिया कॉन्टैक्ट डायरेक्ट फ्लो। सो मीडिया कॉन्टैक्ट जो है वो लोग होते हैं जो कि रिलीज़ करते हैं मीडिया कॉन्टैक्ट्स जो है वो लोग होते हैं जो कि रिलीज़ इशूअर जो है वो चाहते हैं कि वो अवेलेबल हों मीडिया के लिए। नाउ दी प्रोडक्ट डिफ्रेंसीशन का मतलब क्या है? डिफरेंट होना एक प्रोडक्ट का दूसरी प्रोडक्ट से। सो ये जो अक्सर नेसेसरी है कॉम्पिटिटिव मार्केट में, ऐसी मार्केट्स में जहाँ पर कंपटीशन होता है, जहाँ पर कस्टमर्स के पास हार्ड टाइम भी होता है, ज़ाहिर बात है एक मुश्किल होती है उनको कि वो डिफरेंट कर सकें प्रोडक्ट्स के दरमियान के प्रोडक्ट में क्या डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिफ्रेंसीशन माइट बी नेसेसरी। सो कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिफ्रेंसीशन लाजमी हो जाती है, जब जैसे कि एक न्यू लॉन्ड्री डिटर्जेंट जो है उसको एडवर्टाइज़ किया जा रहा है। तो अब मार्केट में पहले से ही कई सारे डिटर्जेंट अवेलेबल हैं, लेकिन अब एक नया डिटर्जेंट आया जा रहा है, तो उसमें क्या ऐसी खासियत है कि वो क्या करेगा, वो किस तरीके से दाग को मिटाएगा। तो उसमें कुछ स्पेशल ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो बाकियों में ना हो। फ्रीक्वेंसी की हम बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी से मुराद एवरेज नंबर ऑफ़ टाइम होता है जो कि एक एवरेज कंज्यूमर को एक्सपोज किया जाता है एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन, और कंपनी यूजुअली इस्टेब्लिश करती है फ्रीक्वेंसी गोल जो कि वेरी करती है हर एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए, यानी कि सेम नहीं होता है। और अगर हम रीच की बात करते हैं, इससे मुराद परसेंटेज होती है कस्टमर्स की टारगेट मार्केट के अंदर जिनको एक्सपोज किया जाता है एडवर्टाइजिंग कैंपेन गिवन टाइम पीरियड के लिए। कंपनी के पास गोल होता है रीच करने के लिए एटलीस्ट 80% जो है उसकी टारगेट ऑडियंस का गिवन टाइम फ्रेम के दरमियान। और गोल क्या होता है टू बी एस के 100% से क्लोज़ हो, जितना पॉसिबल हो सके 100% के करीब हो, क्योंकि जितनी मोर द टारगेट ऑडियंस, जितनी ज़्यादा टारगेट ऑडियंस को एक्सपोज किया जाएगा मैसेज, जितना ज़्यादा उनको दिखाया जाएगा मैसेज, उतने ही फ्यूचर सेल्स के भी चांस होंगे। नाउ द अथॉरिटेरियन थ्योरी।
सो अथॉरिटेरियन थ्योरी क्या है? अगर हम देखते हैं डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ से पहले, आज के दौर में तो ज़्यादातर सोसाइटीज़ आपको डेमोक्रेटिक दिखाई देती हैं। वो एक अलग बात है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी फॉलो हो रही है नहीं हो रही। पहले के दौर में क्या होता था कि अथॉरिटेरियन किस्म की सोसाइटीज़ होती थी। सो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ के अंदर तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो देखी जाती है, लेकिन जब अथॉरिटेरियन सोसाइटीज़ जहाँ होती है वो डिक्टेरियल सोसाइटी होती है, इनके डिक्टेटर वगैरह टाइप इस तरह की जो सोसाइटीज़ होती हैं वो अथॉरिटेरियन होती है। और वहाँ पर ज़ाहिर बात है मीडिया जो है वो उसको फोर्स किया जाता है कि वो जो स्टेट कंट्रोल में रहे। वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो नहीं होती। सो न्यू मीडिया जो है वो एक टर्म है जो कि डिस्क्राइब करता है ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मीडिया जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुका है एडवांसमेंट के ज़रिए। यानी कि अब जो एडवांसमेंट हुई है डिजिटल टेक्नोलॉजी में और डिजिटल कंप्यूटिंग के अंदर, कंप्यूटर वगैरह की टेक्नोलॉजी के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, एडवांसमेंट हुई है, उसकी वजह से वो ट्रांसफॉर्म हो गया है। सो है तो ट्रेडिशनल मीडिया था, लेकिन वो अब ट्रांसफॉर्म हो गया है, वो चेंज हो चुका है, जहाँ पर यूज़ की जा रही है डिजिटल टेक्नोलॉजी और डिजिटल कंप्यूटिंग। इसको हम कहते हैं न्यू मीडिया। और ऑनलाइन कम्युनिकेशन की हम बात करें तो अब आज के दौर में एक बहुत कॉमन सी चीज़ है ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन, और हर कोई तकरीबन ऑनलाइन कम्युनिकेशन करता है। सो जब इंटरनेट जो है वो ट्रांसफॉर्म हुआ मास मीडियम के अंदर मिड 90s के अंदर, जर्नलिस्ट और मीडिया थ्योरिटिशियंस ने ट्राई किया कि वो डिफ़ाइन करें कि ऑनलाइन जर्नलिज़म क्या है। एक चीज़ तो श्योर है कि मीडिया, इंटरनेट जो है वो न्यू मीडिया है मॉडर्न टाइम का। इंटरनेट जो है वो न्यू मीडिया है मॉडर्न टाइम्स का, आज के दौर का हम देखते हैं। तो नाउ द ब्लॉग्स आर नॉट फॉर्मल मीडिया। ब्लॉग्स को अगर हम देखते हैं तो ये फॉर्मल मीडिया नहीं है। अक्सर ब्लॉग्स आपने देखे होंगे, रीड किए होंगे, और आप में से कुछ लोग हो सकता है ब्लॉग राइट भी करते हों। तो इंटरनेट ब्लॉग्स जो होते हैं ये जर्नलिज़म नहीं है, क्योंकि ये रिक्वायर नहीं करते कोई भी जर्नलिस्टिक नॉलेज या एक्सपीरियंस वगैरह, और इनके लिए ज़ाहिर बात है कोई जर्नलिज़म की डिग्री भी रिक्वायर नहीं होती। इवन फैक्ट्स दैट जो ब्लॉग्स के पीछे अगर जर्नलिस्ट भी है तो तब भी इसका ये मतलब नहीं है कि जो प्रोडक्ट है उसकी ऑब्जर्वेशन की जो कि इंटरनेट के ऊपर मौजूद है वो जर्नलिज़म ही कहलाई जाएगी। सो जर्नलिज़म जो है एक ऐसा प्रोफेशन नहीं है कि जिसको किया जा सके प्राइवेसी के अंदर किसी एक रूम के अंदर। ये रिक्वायर करता है न्यूज़ रूम। सो जर्नलिज़म ज़ाहिर बात है ब्लॉग्स तो प्राइवेसी के अंदर लिखे जा सकते हैं, कोई अपने एक रूम के अंदर बैठ के लिख सकता है, लेकिन जर्नलिज़म ऐसा प्रोफेशन नहीं है कि जो कि प्राइवेसी के अंदर कोई एक कमरे में बैठ के जो है वो उसको करना शुरू कर दे। इसके लिए न्यूज़ रूम वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। सो मीडिया एंड कंज्यूमरिज्म की अगर हम बात करते हैं, सो मीडिया और कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़ जो है वो लीडिंग सेक्टर होते हैं फैसिलिटेट करने में ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन। और फर्स्ट प्लेस के अंदर जो रोल है टेलीकम्युनिकेशन का वो क्रिटिकल है ग्लोबलाइज प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज़ के लिए। और ये इनकन्विंसिबल है कि जो पेस और डेप्थ है ग्लोबलाइजेशन की उसको सस्टेन किया जाए ओवर द पास्ट डेकेड सोफिस्टिकेटेड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्किंग के एब्सेंस के अंदर। नाउ दी IMF ब्लेम। IMF के हवाले से हम अगर देखते हैं सो कई सारे एतराज़ात जो है वो IMF पे दिखाई देते हैं, और हमारा कंट्री भी कई बार जो है वो IMF की तरफ जाना पड़ता है हमारी इकॉनमी को। सो उसके हवाले से भी आपने कई सारी बातें सुनी हैं कि IMF की मतलब किस तरीके से एक तरह से एक जाल IMF ने जो है वो बिछाया हुआ, इस तरह की क्रिटिसिज्म देखने में आता है हमें। सो एडवर्ड एस हरमैन और रॉबर्ट डब्ल्यू मैकचेस्नी जो है ये दो अमेरिकन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। वो कहते हैं कि तमाम जो प्रोसेसेस हैं मीडिया सिस्टम के अंदर, साथ में जो कंट्री हैं जिनके TNC और उनके इन्फ्लुएंसेस ओरिजिनेट होते हैं, ये भी जो है वो इनको भी सपोर्ट होती है इकोनॉमिक जाइंट्स की तरफ से जो कि IMF है। और उसके जो कुछ प्रोग्राम है वो फैसिलिटेट करते हैं मीडिया पेनिट्रेशन जो है ग्रेट पावर्स की, जो बड़ी बड़ी पावर्स कहलाई जाती हैं अंडर डेवलप कंट्रीज़ के अंदर। यानी कि असल में उनका असर व रसूख है एक तरह से
जो ग्रेट पावर्स हैं उनका असर रसूख होता है एक तरह से, जो अंडर डेवलप कंट्री है, जैसे कि हमारा कंट्री एक अंडर डेवलप कंट्री है इस वक्त, सो उनका असर रसूख होता है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।